हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देखा है कि भारत और चीन के बीच में मालदीव्स में शीत युद्ध जारी है, परिस्थिति वैसी है वहां पर फिलहाल। और ये परिस्थिति धीरे धीरे उत्पन्न हुई और इसमें तेजी आई 2013 के बाद। और ऐसा कहा भी जाता है कि राजनीति या कूटनीति में न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है कि उस समय की परिस्थिति कैसी है और आगे हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से उसे अपने फेवर में लाना है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे शीत युद्ध वाली परिस्थिति बनी हुई है, भारत के ऐतिहासिक रिश्ते मालदीव के साथ कैसे रहे हैं, चीन के साथ कैसे रहे हैं मालदीव के ऐतिहासिक रिश्ते, कैसे कैसे उसमें बदलाव आया, अभी क्या हो रहा है, भारत क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है और भविष्य में क्या किया जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर विस्तृत चर्चा होगी और एनालाइज करेंगे कि इसमें भारत के क्या हित हैं और चाइना के क्या हित हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपके यूपीएससी के पेपर 3 के इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, ये दोनों चीजों से जो अपनी इंडिया की सिक्योरिटी, इन दोनों टॉपिक्स में क्वेश्चन आ सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक करके हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी नई वीडियो डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है कि देखते हैं मालदीव्स कहाँ पर है, क्या परिस्थिति है, क्या लोकेशन है जिसके कारण कि मालदीव्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना के लिए भी और भारत के लिए भी। तो सबसे पहले देखिए कि मालदीव्स यहाँ पर एकदम इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, बीच में, मध्य में, सेंटर रीजन में है, जिसके कारण कि ये जो भी इंटरनेशनल ट्रेड रूट है, सी लेन है कम्युनिकेशन के, उसके नज़दीक है और यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मालदीव्स जो है उसमें 26 अटॉल्स है। अटॉल्स क्या होते हैं? कोरल रीफ के बने होते हैं, द्वीप जो होते हैं। और इसके बारे में विस्तृत हम लोग डिटेल में अटॉल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे जो 26 अटॉल हैं 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है वो तो हमने देखा कि सेंट्रल रीजन में है, एकदम हिंद महासागर के, और ये साउथ वेस्ट में है श्रीलंका के और इंडिया से भी नजदीक है। इंडिया के साथ हम लोग रिलेशन चेक करेंगे तो देखेंगे कि कहाँ है, कैसे है। और ये जो भी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन के नजदीक होने के कारण उसकी सिक्योरिटी और उस पर एक अपनी दखल रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है। और इसीलिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कंट्री यहाँ पर अपना दखल रखेगा, अपना दबदबा रखेगा कि मालदीव्स में उसके अच्छे रिश्ते हैं, उसके लिए सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन में भी अपनी एक तरह से अथॉरिटी और कुछ हद तक उसका कंट्रोल रखने के में उसको सहायता मिलेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा रूट है जिससे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। आप देखिएगा ईस्ट टू वेस्ट बहुत ज़्यादा ट्रेड जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टग ऑफ वार यहाँ पर चल रहा है, खींचतान मची हुई है, तो वो किस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमेशा से जब से मालदीव्स बना है, भारत ने उसको एक इम्पॉर्टेंट रीजन, एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री माना है और उसी तरह से उसको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर मानते हुए हिंद महासागर में तरजीह दी है। हमेशा से भारत उसके मदद के लिए किसी भी तरह से हो, कोई आपदा हो या कोई वहाँ राजनीतिक अस्थिरता हो, इन सब चीज़ों में भारत की उसको जब भी जरूरत पड़ी भारत ने उसकी मदद की है और करता रहा है। और यही चीज़ यहाँ पर है जिसके कारण कि भारत ने उसको हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। और यहाँ पर चाइना धीरे धीरे अभी यहाँ पर एंट्री करना शुरू किया है। मेनली हम लोग आगे देखेंगे कि 2013 से चाइना यहाँ पर ज़्यादा असर्टिव होना चालू हुआ
और मालदीव्स के साथ अपनी इंगेजमेंट धीरे धीरे वो बढ़ाना चालू किया। उसके साथ दोस्ती यारी होते हैं, नजदीकियां बढ़ने लगी, तो वो चीजें वहां डोरे डाल रहा है वो मालदीव्स पे। और उसका इंटेंट क्या है चाइना का? चाइना का मेन इंटेंट ये है, उसका मकसद ये है कि मालदीव्स उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने, वहां पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बनाया जाए जो मैरीटाइम सिल्क रूट का इनिशिएटिव है, जो बेल्ट रोड एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। तो उसके तहत हम जैसा कि जान रहे हैं ऑलरेडी श्रीलंका ये सब जगह पे चाइना के पोर्ट डेवलप हो चुके हैं, तो उसी में BRI इनिशिएटिव के तहत ही यहाँ पर ये चाइना चाह रहा था कि मालदीव्स में भी हम एक पोर्ट डेवलप करें, और उससे क्या होगा कि इंटरनेशनल सी लेन को कंट्रोल करने में और वहाँ से इंपॉर्टेंट कार्गो वगैरह की हैंडलिंग में उसको ये मदद मिलेगी। प्लस क्या होगा, चाइना वहाँ पर अपनी आर्मी स्टेशन कर पाएगा, अपने सबमरीन स्टेशन कर पाएगा, अपने वॉर वेसल्स स्टेशन कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों के कारण जो उसको एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस देखते हुए इस आइलैंड नेशन का चाइना यहाँ पर 2013 से ज़्यादा असर्टिव होते जा रहा था, घुसने की कोशिश कर रहा था। अब मैप के हिसाब से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये जो है मैरीटाइम सिल्क रूट का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल भी जिसको कहते हैं वो वाला पार्ट है BRI का, ये BRI का पूरा नक्शा है, ठीक है। अब यहाँ पर BRI में रेल रोड और ये सब की इनिशिएटिव तो लैंड से जाती है, लेकिन ये जो मैरीटाइम सिल्क रूट वाला जो पार्ट है इसका सेकेंड लिम्ब है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम्बनटोटा पोर्ट पे, चिटागोंग पोर्ट पे, म्यांमार में यहाँ पर काइकू पाऊ पे है, कंबोडिया में है, तो अलग अलग जगह पर यहाँ पर साउथ चाइना सी में या यहाँ पर हम ग्वादर पोर्ट भी देख लें, तो ऐसे ऐसे जगहों पर ऑलरेडी चाइना अपनी पोर्ट डेवलप कर चुका है। और माले में वो एक और यहाँ पर चाहता था कि हम डेवलप करें मालदीव्स में, 2013 से इसमें चाइना प्रयास में लग गया था। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण चाइना इसमें अभी तक तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, लेकिन चाइना अभी फिर प्रयास में लगा हुआ है। और इसके पीछे का मेन मुद्दा ये है कि साल भर के अंदर मालदीव्स में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, और चाइना ये चाह रहा है कि वहां पर जो भी पावर में आए वो चाइना को ज्यादा फेवर करे, ताकि उसका ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो भारत को घेरने की एक उसकी जो मंशा है वो कामयाब हो सके। और भारत ये बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत की अपनी भी इंटरेस्ट है, अपनी भी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। तो उसके कारण भारत चाह रहा है वहां पर कि मालदीव्स में जब इलेक्शन हो तो ऐसी सरकार बने जो भारत के फेवर में रहे, और इसीलिए वहां पर शीत युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखें तो हिस्ट्री कैसी रही है, इतिहास कैसा रहा है भारत के साथ मालदीव्स के रिलेशन के। तो भारत और मालदीव्स जो है एक बहुत पुराना और एक तरह का ही इतिहास शेयर करते हैं। क्यों करते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज, अगर भारत के साथ नजदीकी की बात करें, अगर लोकेशन और ज्योग्राफी के हिसाब से, तो सबसे पहले देखिएगा कि भारत से सबसे करीब लक्षद्वीप जो है, भारत का जो द्वीप समूह आर्किपेलागो है, वहां से मालदीव्स की दूरी सिर्फ 70 नॉटिकल माइल है। कितना करीब है आप देख रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें मेनलैंड इंडिया से, जो अपना पश्चिमी जो तट है वहां से दक्षिण पश्चिम की ओर मालदीव्स जो है 300 नॉटिकल माइल पर है, तो इतना नजदीक है। तो यहाँ पर अगर चाइना आकर बैठता है, एक तो हम्बनटोटा में ऑलरेडी बैठ चुका है, वो अलग जी का जंजाल बना रहता है भारत के लिए कि वहां पर कभी खोजटोही जो सी पोर्ट रहते हैं उसके जो पानी जहाज रहते हैं वो आ जाते हैं चाइना के, कभी सबमरीन का सुनने में आता है, कभी कुछ आता है। और अगर मालदीव्स में भी उसको मिल जाए वहां पर पैठ और वहां पर पोर्ट बना ले चाइना, तो उसके बाद ये परिस्थिति वहां पर भी हो जाएगी। दो दो जगह इतने नजदीक में अगर वहां पर चाइना के वार वेसल्स या उसके खोजी वो जहाज जो है वो आने लगते हैं, तो भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत की चीज हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज देखते हुए कि कितना नजदीक है मालदीव्स भारत को, वहां पर अपने पैठ बढ़ाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ट्रेडिशनल दोस्ती, जो पारंपरिक दोस्ती रहा है मालदीव्स के साथ, वो बहुत पुराना रहा है, क्योंकि दोनों ब्रिटिश कॉलोनी थे। भारत में भी ब्रिटिश सरकार रही है, ब्रिटिश उपनिवेश रहा है, मालदीव्स में भी वैसी ही परिस्थिति थी।
वहां पर भी ब्रिटिश सरकार की ही, मतलब कि ब्रिटेन की ही अधिकार क्षेत्र में था, उसका उपनिवेश था। तो उसके कारण भारत और मालदीव्स के ऐतिहासिक दोस्ती और ऐतिहासिक रिश्तेदारी बहुत पुरानी है। और जैसे ही मतलब ये करेंगे कि ये तो हो गई कि किसकी सरकार थी, कैसा इतिहास रहा। अगर धर्म के तौर पर भी देखें तो मालदीव्स में मैक्सिमम पॉपुलेशन इस्लाम फॉलो करती है, और भारत में भी इस्लामिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मालदीव के सिटीजन हैं जो कि उनके पूर्वज कभी ना कभी भारत से जाकर वहां पर बसे थे, और जाकर क्या बसे थे, ब्रिटिश उनको पकड़कर जबरदस्ती खेती वेती और बाकी चीजों के लिए ले गए थे। जैसा कि मॉरिशस के बारे में हम लोग सुनते हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देशों के बारे में सुनते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर मालदीव्स के सिचुएशन में भी था। तो उसके कारण भी एक ऐतिहासिक और पारंपरिक दोस्ती और रिश्तेदारी चली आ रही है भारत और मालदीव्स के साथ में। और जब मालदीव्स आजाद हुआ, मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिली कब, 1965 में। और 1965 में जब आजाद हुआ मालदीव्स, तो भारत सबसे पहला ऐसा देश था जिसने कि मालदीव्स को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी देश के लिए, नई सरकार के लिए, नए देश के लिए, कि उसको किस देश ने सबसे पहले मान्यता दी। क्योंकि अगर आप किसी देश को देश के रूप में मान्यता दे रहे हैं आजादी के बाद, तो आप उसको अपने समकक्ष लेवल में बिठा रहे हैं, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़े वैल्यूएबल चीज हो जाती है, और उसके कारण जो देश उसको मान्यता देता है उसके साथ उसकी नजदीकी बढ़ती है। तो ये चीज भारत ने किया था। और यहाँ पर अगर बात करें कि रेसिडेंट मिशन जैसे होता है, देश के रूप में मान्यता दी, तो अब उसके बाद राजनयिक संबंध भी होने चाहिए। तो राजनयिक संबंध भी भारत ही सबसे पहला ऐसा देश था जिसने मालदीव्स के साथ स्थापित किए थे। तो यहाँ पर माले में रेसिडेंट कमीशन सबसे पहले भारत ने ही स्थापित किया, और इसके कारण भी जो ऐतिहासिक रूप से जो रिलेशन चली आ रही है मालदीव्स के साथ भारत की, बहुत मजबूत है। मालदीव्स ने सबसे पहला फुल फ्लेज जो हाई कमीशन शुरू किया था किसी भी देश में पूरे वर्ल्ड वाइड, तो वो सबसे पहला था नई दिल्ली में नवंबर 2004 में। उसके पहले मालदीव्स का कहीं पर हाई कमीशन था ही नहीं। और आज के डेट में भी देखें तो 4 ही ऐसे देश हैं जिसके साथ की हाई कमीशन के लेवल की, मतलब वहां पर राजनयिक संबंध मालदीव्स के किसी भी देश के साथ अभी तक हैं पूरे विश्व में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब इसके आगे की अगर बात करें तो टर्निंग पॉइंट कहां से आया, तो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था जो अपनी दोस्ती थी उसमें 1988 में, जब मालदीव्स में तख्ता पलट का अटेम्प्ट हुआ, कू का अटेम्प्ट हुआ, तो उस समय मालदीव्स ने बहुत सारे देशों से मदद मांगे। मालदीव्स भी कॉमनवेल्थ नेशंस का एक मेंबर है, और उसके कारण क्या हुआ कि उसने कॉमनवेल्थ के मेंबर होने के कारण ब्रिटेन से भी मदद मांगी, और दूसरे देशों से मांगी, भारत से भी मांगी, लेकिन रिस्पॉन्ड करने वाला सबसे पहला भारत देश था। भारत देश ने तुरंत अपने सेना वहां भेजी, अपने सुरक्षा कर्मियों को वहां पर भेजा, और जो वहां के उस समय के प्रेसिडेंट थे मौमून अब्दुल गयूम, उनकी सरकार को वहां पर बचाया, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। ये क्योंकि ये मालदीव्स के इतिहास में और भारत के मालदीव्स के साथ रिश्ते में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, जहां से कि रिश्ते में, राजनयिक संबंधों में और ज्यादा मजबूती आई। और आप जैसा कि अभी टर्की ने भी कहा कि जो मुसीबत में काम आए वही दोस्त है, पाकिस्तान ने अब जो रसद और जो मदद जा रही थी भारत से C-17 लेकर, उसको अपने एयर स्पेस से पार होने की अनुमति नहीं दी, तो वहां पर पाकिस्तान को पूरे वैश्विक रूप पर टर्की भी गाली दे रहा है, दुनिया भी गाली दे रही है कि ऐसे आपदा के समय में भी आपको अपनी ही सूझ रही है, अपनी ही नीतियां सूझ रही है कि भारत को के जहाजों को हम अपने एयर स्पेस से गुजरने नहीं देंगे। ठीक है, आगे देख लेंगे, फिलहाल तो बचाव कार्य में ध्यान देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर थी कि ये एक देखिएगा राजनीतिक आपदा थी जब तख्ता पलट का अटेम्प्ट हुआ, और उस समय सबसे पहले भारत ने ही अपनी सेना भेजी और मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया, और वहां से जो दोस्ती थी उसमें और मजबूती आई। फिर
2008 में मोहम्मद नशीद जो थे उनकी सरकार आई और वो पूरे प्रो इंडिया स्टांस वाले आदमी थे, तो वहां से ये जो दोस्ती यारी थी और मजबूत हुई और टूरिज्म और इन बिजनेस वगैरह का, यहाँ के जो बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और भी जो हाई लेवल प्रोफेशनल्स हैं वो जाकर वहाँ पर काम भी करने लगे, नौकरी वोकरी भी मिलने लगी। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2009 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट और हुआ, और वो इवेंट क्या था, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ भारत और मालदीव्स के बीच में। और उसके कारण क्या हुआ कि भारत को ये अनुमति मालदीव्स की सरकार ने दी कि जो हमारे 26 के 26 द्वीप हैं उस पर आप सर्विलांस रडार लगा सकते हैं। 26 टोटल हमने अभी पीछे देखा था डिटेल्स में, मालदीव्स के 26 आइलैंड है वहां पर, और सब पर भारत को रडार, सर्विलांस रडार, और पूरे इंडियन ओशन रीजन में जो मालदीव्स के आसपास के रीजन है वहां पर नजर रखने के लिए, सर्विलांस करने के लिए रडार लगाने की अनुमति मालदीव्स की सरकार ने दी। और मेनली क्यों दी, क्योंकि मोहम्मद नशीद जो थे वो पूरे प्रो इंडिया थे। अब ये अनुमति मिल गई, लेकिन उसका डेटा सेंटर भी होना चाहिए। मालदीव्स के पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, उतने पैसे नहीं थे, इन्वेस्टमेंट नहीं थे, प्लस रडार भी वो खुद नहीं लगा रहे थे, तो डेटा सेंटर कहाँ होगा। डेटा सेंटर के लिए क्या किया गया कि लिंक कर दिया गया सारे रडार को इंडियन कोस्टल कमांड से, यानी कि सर्विलांस का सारा डेटा भारतीय सुरक्षा सिस्टम के पास रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि मालदीव्स के आसपास कोई अगर दूसरे देश का कोई वारशिप, वेसल, सबमरीन कुछ आता भी है, या कोई वैसा सेना का, वायुसेना का जहाज वगैरह कुछ भी आता है, तो भारत के जो कोस्टल कमांड है, इंडियन कोस्टल कमांड है, वहां पर तुरंत ये रडार के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि हाँ भाई चाइना से कोई आया था, देख लेना है क्या सिस्टम है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, और इससे चाइना को बड़ी मिर्ची लगी कि भाई ये वहां पर लगा दिए पूरा, हम पे नजर रख सकते हैं, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन पे नजर रख सकते हैं, किसी दूसरे देश से भी हम कुछ मंगवा रहे हैं, कुछ आ रहा है, कौन सा जहाज आ रहा है, इस पे भी नजर रख सकते हैं। तो वो तो हुआ सो हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एक ज्वाइंट सर्विलांस और पेट्रोलिंग का जो एग्रीमेंट था वो भी वहां पर साइन हो गया, जिसके कारण कि जो भारतीय नौसेना के, कोस्ट गार्ड के जो लोग हैं वो लोग भी उधर तक, वहां जो टेरिटोरियल वाटर या इंटरनेशनल वाटर या जो आप कहते हैं कंटिग्यूअस जोन, ये सारे जगहों पर जो मालदीव्स के क्षेत्र में आते हैं उसमें भारतीय नौसेना के भी लोग वहां पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं, सर्विलांस रख सकते हैं। ये एग्रीमेंट साइन हो गया कि भाई भारत के जो भी नौसेना के जहाज वगैरह हैं, पानी जहाज वगैरह, वेसल्स वगैरह, वो बिना किसी अनुमति के भी मालदीव्स के क्षेत्र में, उसके पानी के क्षेत्र में जा सकते हैं। ये एक और सेटबैक था चाइना के लिए, चाइना को और मिर्ची लगी। अब चाइना ने डोरे डालने चालू किए उस पे। लेकिन यहाँ पर तब तक क्या हुआ कि आप जानते हैं कि मालदीव्स के ही नजदीक में एक और आइलैंड है, ग्रुप है दिगो गार्सिया, और दिगो गार्सिया में एयरफोर्स और नेवल बेस है ज्वाइंटली, जो कि ऑपरेट करती है नाटो, जिसमें कि ज्यादातर सैनिक वहां पर हैं ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और उसमें भी सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं। और उसके कारण क्या हुआ कि अमेरिका के साथ भी मालदीव्स के अच्छे खासे रिश्ते रहे हैं। तो यूएस ने भी, जब भारत ने साइन किया वहां पर डिफेंस कोऑपरेशन का एग्रीमेंट, तो वही चीज फिर यूएस ने भी किया, उसने भी साइन कर लिया डिफेंस कोऑपरेशन का, क्योंकि डिगो गार्सिया से नजदीक होने के कारण यूएस को भी यह डर था कि अगर यहाँ पर भारत के अलावा और कोई देश, खास करके चाइना एंटर करता है, तो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन पे इंपैक्ट आएगा, इंडियन ओशन रीजन में चाइना का दबदबा बढ़ेगा, और उसके कारण कहीं ना कहीं दिगो गार्सिया पे या जो यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी जो स्थिति है, दखल है, उस पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने भी वहां पर अग्रीमेंट साइन किया डिफेंस कोऑपरेशन का मालदीव्स के साथ में। और यहाँ पर फिर उसके बाद क्या हुआ कि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स
मजबूत करने चालू किए मालदीव्स के। सबसे पहले सर्विलांस और पेट्रोलिंग वगैरह के लिए भारत ने उनको वेसल्स दिए, उसके बाद ध्रुव एयर हेलीकॉप्टर दिए, उसके बाद वहां पर आर्मी हॉस्पिटल बनाया, बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग सेंटर वगैरह डेवलप करने चालू किए। ठीक है, तो ये चीजें हुई। उसके बाद मालदीव्स को जो है इंडियन सिक्योरिटी ग्रिड में भारत ने पूरी तरह से मिला लिया, एसिमिलेट कर लिया। वहाँ का जो भी सर्विलांस का डेटा है, वहाँ पर पेट्रोलिंग का डेटा है, या वहाँ की जो रूटीन टाइम टेबल पेट्रोलिंग होती है, सर्विलांस होता है, उन सब चीज़ों के लिए भारत की जो अपनी सिक्योरिटी ग्रिड है उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो ये हुआ। उसके बाद भारत ने जब भी मालदीव्स को आपदा की परिस्थिति में जरूरत पड़ी तो हमेशा सबसे पहले मदद पहुंचाई, चाहे वो सुनामी वाला केस हो 2004 का, या फिर 2015 में क्या हुआ था कि मालदीव्स की जो डिसैलिनेशन प्लांट है, पानी, क्योंकि वहां पर आप बोरिंग या कुआं भी खोदोगे तो अटॉल है तो नमक वाला पानी ही निकलेगा, पीने लायक पानी वहां पर निकल नहीं सकता है जमीन के अंदर से। तो वो क्या करते हैं कि जो समुद्र का पानी है उसी को डिसैलिनाइज करके और उसी को यूज करते हैं, उसके लिए प्लांट लगी हुई थी। अब वो प्लांट में क्या हुआ कि लग गई आग। आग लग गई तो भाई ऐसा तो है नहीं कि वो इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा, तब तक आदमी पानी पिएगा क्या। तो भारत ने तुरंत जो अपने नेवी शिप्स हैं उसके थ्रू वहां पर फ्रेश वाटर पहुंचाया और उनकी मदद की। अब इससे क्या होता है कि एक जैसे अभी टर्की के सुर बदल गए, तुरंत तुर्की के सुर, भारत ने जैसे ही मदद पहुंचाया तो अब उन्हें नजर आ रहा है कि तुर्की में भी दोस्त वर्ड होता है। पहले सिर्फ कश्मीर नजर आ रहा था, लेकिन अब क्या है कि अब उन्हें यह चीज नजर आ रहा है कि तुर्की लैंग्वेज में भी दोस्त वर्ड होता है, मतलब दोनों का सेम है। वही चीज यहाँ पर भी है कि जब भी जरूरत पड़ी तो भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे आपदा के रूप से हो, या किसी और कारण से हो। तो उसके कारण जो अपनी द्विपक्षीय रिश्तेदारी थी, राजनयिक संबंध थे, बायलैटरल रिलेशंस, वो भारत के मजबूत होते गए। और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड था भारत का, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की सबसे पहले हम पड़ोसी पर ध्यान देंगे, पड़ोसी अपना सुखी रहे। ठीक है, लेकिन मालदीव्स का इससे भी बढ़ चढ़कर एक स्टेटमेंट है, उसका प्रिंसिपल है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड भी नहीं, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। अगर भारत की पॉलिसी की बात करें तो नेबरहुड फर्स्ट का मतलब हुआ कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे ले देकर देखने, क्योंकि ये सारे पड़ोसी हैं। पाकिस्तान को तो खैर बोल के समझा के थक गए कि भाई शांति से रहो, अगल बगल के पड़ोसी हैं, वो सुनता ही नहीं है, तो खैर जाने दीजिए, उसका अपना प्रॉब्लम है। लेकिन मालदीव्स की अगर बात करें तो मालदीव्स इंडिया फर्स्ट बोलता है, नेबरहुड भी नहीं, इंडिया फर्स्ट, हमारे लिए सबसे पहले इंडिया है, बड़े भैया है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर उसके कारण क्या है कि हमारी जो डिफेंस की जो भी नीड्स है, जो भी हमारी जरूरतें हैं, रिलेशंस हैं, वो बहुत जरूरी है कि मिला जुला कर चलाई जाए, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन को प्रोटेक्ट करना, बचा कर रखना, सिक्योर करना, और कोई बाहरी देश एक्स्ट्रा टेरिटोरियल या एक्स्ट्रा रीजनल पावर, मान लीजिए कि मालदीव्स के साथ कोई दूसरा देश चाइना आकर उधर से आ जाए, जो कि इंडियन ओशन रीजन से उसको ज्यादा मतलब है नहीं, या ऑस्ट्रेलिया आए, या उधर से यूएस आए। यूएस ने तो हालांकि एग्रीमेंट किया है, लेकिन उतना ज़्यादा उसका दखल नहीं हो, एग्रीमेंट करके बस वो फाइल बंद करके कि जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम फाइल खोलेंगे, नहीं तो तब तक ठीक है। उन्होंने सिर्फ इसलिए कर लिया कि अगर चाइना का यहाँ पर ज़्यादा दखल बढ़ता है तो हम यहाँ पर कूदेंगे, अदरवाइज इंडिया है, अपना दोस्त है, ठीक है, संभाल रहा है, बढ़िया है, खेलने दो उसे। तो वो वाली चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भारत और मालदीव्स ये दोनों तो क्लोज हैं, दोनों को इंडियन ओशन रीजन से सबसे ज्यादा मतलब है, इसीलिए इन दोनों के रिश्ते मजबूत हैं, जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं, क्योंकि दोनों को एक चीज मानकर चलना पड़ता है कि इंडियन ओशन रीजन में अगर शांति नहीं रहेगी, अगर वहां पर सिक्योरिटी नहीं रहेगी, तो वो दोनों के लिए दिक्कत की बात है। और यही चीज मानकर दोनों के क्लोज रिलेशन रहे। और उसका एग्जाम्पल कुछ देख लें तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है दोनों की, पहला एक्सरसाइज कौन है, ये है एक्वेरिन। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें प्रिलिमिनरी एग्जाम के, तो ये
जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इन सब चीजों से मैच द फॉलोइंग में या डायरेक्टली कौन कौन से कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इन दोनों चीजों को लेकर ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये एक्वेरिन जो है ये मालदीव्स और भारत के बीच में होता है। और एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, कौन सी होती है? दोस्ती। दोस्ती में भारत और मालदीव्स के अलावा एक और देश है श्रीलंका। इसमें दोस्ती में श्रीलंका भी पार्टिसिपेट करता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि एक्वेरिन में 2 देश हैं, उसके बाद दोस्ती में 3 देश हैं, भारत मालदीव्स के साथ श्रीलंका भी है। तो ये चीजें ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद 2020 में भारत ने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी डोनेट किया सर्विलांस के लिए और पेट्रोलिंग के लिए अपने कोस्टल रीजन में मालदीव्स को। तो ये सारे रिलेशन यहाँ पर भारत के साथ रहे हैं। अब है कि धीरे धीरे जो रिश्ते हैं द्विपक्षीय वो गड़बड़ाने क्यों शुरू हुए, वहां पर टफ वाटर्स में कैसे पहुंच गए। तो इसके पीछे देखिएगा कि सबसे पहली चीज है कि जब भी पावर चेंज होता रहा है मालदीव्स में, तो कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता होते हैं वो प्रो चाइना होते हैं, उनको भारत से उतना ज्यादा लगाव होता नहीं है। और ऐसे ही कुछ नेता थे, उसमें से एक है मोहम्मद वहीद हसन और दूसरे अब्दुल्ला यमीन, जो कि अभी भी सबसे ज्यादा न्यूज में रहेंगे। अगर आप मालदीव्स की न्यूज देखें तो वहां पर सबसे ज्यादा अब्दुल्ला यमीन ही सबसे ज्यादा अभी चर्चा में मिलेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से फेवर करते हैं चाइना को। बीजिंग से बहुत ज्यादा नजदीकी है, इनकी दोस्ती यारी है, ठीक है। और एक बार कू का अटेम्प्ट भी इन्होंने ही किया था, तख्ता पलट का। तो 2013 में क्या हुआ कि यहाँ पर चाइना का असर्टिवनेस ज्यादा बढ़ने लगा इंडियन ओशन रीजन में। और उसके पीछे ये 2013 इसलिए महत्वपूर्ण साल है, डेट है, क्योंकि यहां पर देखेंगे अब्दुल्ला यमीन भी 2013 में ही मालदीव्स में आए पावर में, और 2013 में ही चाइना में पावर में कौन आए? जी जिनपिंग, ठीक है। तो ये दोनों यहां पर पावर में आए, और दोनों क्या, ये प्रो बीजिंग थे अब्दुल्ला यमीन, और जी जिनपिंग क्या थे, उनको चाहिए था इंडियन ओशन रीजन में दखल और अपना जो पेट प्रोजेक्ट है BRI इनिशिएटिव, मैरीटाइम सिल्क रूट, ये सारी चीजें। तो इन्होंने डोरे डालने चालू कर दिए जी जिनपिंग ने मालदीव्स पर। और मालदीव्स में अब्दुल्ला यमीन तो तैयार बैठे हुए थे पहले से कि भैया हमको कोई तो ऑफर करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हुई, और जैसे ही चाइना की यहाँ पर असर्टिवनेस बढ़नी चालू हुई, तो जो और दूसरे देश थे उन्होंने भी यहाँ पर शुरू किया कि इस रीजन में हमारी भी पैठ होनी चाहिए, उसमें मेनली ब्रिटेन, फ्रांस, US ये सारे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे चाइना ने अपनी पैठ जो है मालदीव्स में बढ़ानी चालू की, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चालू किया। तो ऐसा नहीं है कि वो 2013 से ही बढ़ा, उसके पहले से उसकी जो फाउंडेशन की काम थे, प्रिपरेटरी वर्क थे, वो धीरे धीरे चालू हो चुके थे। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो है, अगर हिस्ट्री से देखें तो बायलैटरल रिलेशन मालदीव्स के साथ चाइना की शुरू हुई 1972 में, जबकि भारत की कब हुई थी? 1965 में, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन चाइना की शुरू हुई कब? 1972 में। और धीरे धीरे इनका जो है वहां से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चालू हुआ। मेनली इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ना चालू हुआ 1988 के बाद से, ठीक है। और यहाँ पर ये लोग जो चाइनीज लोग हैं वहाँ पर बिजनेसेस में, होटल्स में, टूरिज्म के एक्टिविटीज में, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगे, धीरे धीरे हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट चालू किया। लेकिन टर्निंग पॉइंट कब आया? 2013 में, जैसा अभी हमने देखा, जब अब्दुल्ला यमीन पावर में आए मालदीव्स में और जी जिनपिंग पावर में आए चाइना में। और यहाँ पर जैसे ही पावर में जी जिनपिंग आए उसके कुछ महीने बाद ही इन्होंने लॉन्च कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, BRI प्रोजेक्ट। और उसका एक इम्पॉर्टेंट सेकेंड हाफ लिम्ब जो है, सेकेंड भाग जो है, मैरीटाइम सिल्क रूट, तो उसके पार्ट के रूप में ये जी जिनपिंग मालदीव्स को भी देख रहे थे। और अब्दुल्ला यमीन भी खुश थे, भाई इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा आएगा, करप्शन होगा, पैसे मिलेंगे। तो ये चीजें थी।
तो मालदीव्स ने भी तुरंत ही नेक्स्ट ईयर ही BRI इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उस समय तक अब्दुल्ला यमीन ही पावर में थे। 2014 में मालदीव्स ने इसको ज्वाइन कर लिया। और 2014 में एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई, भारत में पावर बदला, भारत में सरकार बदली, यहाँ पर आ गई मोदी जी की सरकार। और यहाँ पर सिक्योरिटी का कंसर्न तो एक हो ही गया, क्योंकि पहले से ही हम्बन टूटा जो है वो चाइना के कब्जे में, मतलब कि उनके इन्फ्लुएंस में था ही। अब यहाँ पर मालदीव्स भी चला जा रहा है, तो यहाँ पर भारत में हो गया टेंशन, और होने वाली बात भी है, क्योंकि ये दूसरा देश था। श्रीलंका जो है सो साउथ एशिया में पहले से चाइना के पक्ष में खड़ा था, अमन टोटा पोर्ट वाला। तो भारत ने क्या किया कि इस पर धीरे धीरे ध्यान देना चालू किया कि इसको कमजोर कैसे किया जाए, इनकी रिश्तेदारी। लेकिन तब तक क्या हुआ, अब्दुल्ला यमीन ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया, और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में मालदीव, श्रीलंका और चाइना तीनों थे। और ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सीधा सीधा चाइना के हित में था, और उसका भुक्तभोगी अभी देख रहे हैं कि हाल फिलहाल श्रीलंका हो चुका है। जो स्थिति इकोनॉमी की हुई है श्रीलंका की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट चाइना के साथ वाला भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ। अब जैसे ही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ, BRI इनिशिएटिव ज्वाइन किया, सब कुछ हुआ, उसके बाद मालदीव्स में चाइना ने बढ़िया से मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, पैसे लगाने चालू किए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बिजनेसेस हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, सरकार को भी दे रहे हैं कि तुम भी खाओ पियो मस्त रहो, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, रोड में, हाउसिंग यूनिट्स में, एयरपोर्ट में, पावर प्रोजेक्ट्स में, ब्रिजेस में, टूरिज्म में, यहाँ तक तो ठीक था। एग्रीकल्चर में भी घुस गई चाइना कि भाई अब यहाँ खेती भी हम ही करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मालदीव्स में धीरे धीरे आम जनता के बीच में असंतोष फैलना चालू हुआ, अब्दुल्ला यमीन के खिलाफ भी और चाइना के खिलाफ भी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत चाइना की ये होती है कि वो एंटर तो कर जाता है, लेकिन वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता है ज़्यादा, उस एक्टिविटी, उसके इन्वेस्टमेंट के कारण। क्योंकि चाइनीज वर्कर खुद ही आते हैं, खुद ही पैसा लगाते हैं, खुद ही काम करते हैं, और तनख्वाह के रूप में पैसा लेके भी चले जाते हैं। लेकिन कर्ज किस पे हो जाता है, जिस देश में उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया। तो वही चीज यहाँ पर हुई क्या कि बहुत बड़ा कर्ज हो गया मालदीव्स पे। और जैसा कि स्पेक्यूलेशन किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि $3 बिलियन के आसपास का यहाँ पे कर्ज था मालदीव्स पे। लेकिन बाद में जब वो मालदीव्स की अथॉरिटीज ही वहाँ पर पूरी हिसाब किताब की, एनालाइज की, तो पता चला कि $3 बिलियन का नहीं, लगभग $1.16 बिलियन की यहाँ पर कर्ज थी। और ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो मालदीव्स की टोटल जो GDP है वो $4 बिलियन की है, टूरिज्म के अलावा वहां पर होता और क्या है। तो अगर $4 बिलियन की GDP वाले पे $3 बिलियन का कर्ज हो जाए, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज भी माना जा रहा था कि चाइना वहां पर नेवल बेस भी बनाने वाला है। हालांकि वहां पर जैसे ही सरकार बदली, अब्दुल्ला यमीन वहां से भागे सरकार बदलने के बाद, तो चाइना की भी पैठ कम हो गई मालदीव्स में, और उसके कारण उनके जो नेवल बेस का जो ये समझा जा रहा था कि शायद वहां पर बनाएंगे, जो स्पेक्यूलेट किया जा रहा था, वो अभी तक वैसा ही है, वहां पर कुछ बना नहीं है। लेकिन अब जो साल भर के बाद इलेक्शन है, साल भर के अंदर में, तो वहां पर भारत और चीन दोनों भिड़ गए, हो गया कोल्ड वार, शीत युद्ध। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब बाइपोलर वर्ल्ड था, दो विश्व शक्तियां थी, US और USSR, सोवियत संघ, तो किसी भी देश में यूनाइटेड स्टेट्स चाहती थी कि कैपिटलिस्ट सरकार बने वहां पर, लेकिन USSR चाहती थी कि वहां पर कम्युनिस्ट सरकार मिले, और उसके कारण दोनों वहां पर इन्वेस्टमेंट, ये वो, जासूसी, हर तरह की चीजें, सामदाम दंड भेद लगाकर अपने हिसाब की सरकार बनवाना चाहते थे। और उस चक्कर में एक दो जगह वॉर भी हो गया, चाहे हम लोग वियतनाम की देख लें, चाहे कोरियन पेनिनसुला की देख लें, और अभी भी अगर बात करें तो यूक्रेन में कुछ हद तक झंझट इसी बात का है। ठीक है, तो ये चीजें, अब यहां पर भी वही चीज हुई कि यहां पर बाइपोलर वर्ल्ड और वो सब की तो बात नहीं है, लेकिन शीत युद्ध वाली, कोल्ड वार वाली परिस्थिति बनी हुई है। क्योंकि भारत चाहता है कि आगे भी जो सरकार आए मालदीव्स में, वो भारत का पक्षधर हो, भारत के फेवरेबल में बात किया करे। लेकिन चाइना उल्टा चाहेगा, क्योंकि उसको तो अपने हित साधने हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो सरकार है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की, जो कि 2013 में बनी थी, वो भारत के फेवर में है। वो उनकी करीबी जो है भारत के साथ ज्यादा है, द्विपक्षीय संबंध अभी भारत और मालदीव के बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब्दुल्ला यमीन फिर से इलेक्शन लड़ेंगे, फिर से वो कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि टसल यहाँ पर चालू हो गई भारत और चीन के बीच में। भारत चाहेगा कि इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ही रिपीट करे, फिर से इलेक्शन जीत कर आए, लेकिन अब्दुल्ला यमीन वहां पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम इलेक्शन जीत जाए, और चाइना उनको पूरी बैकिंग दे रहा है, चाहे पैसा से हो, चाहे खुफिया तंत्र से हो, मतलब हर तरह का। ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पर क्या हो गया कि भारत ये चाह रहा है कि जैसे ही जो वहां पर सरकार बदलती है, अब्दुल्ला यमीन आते हैं, तो मालदीव्स का जो वहाँ के फॉरेन पॉलिसी है, वहाँ की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी है, उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। अब ये ना हो और भारत के पक्ष में ही वहां पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स चले, वहां की फॉरेन पॉलिसी चले, इसके लिए भारत पूरी चोटी लगा रहा है कि वहां पर सरकार बदले ही नहीं, जो है वही सरकार फिर से जीत कर आए। लेकिन यहाँ पर मालदीव्स जो है वो अगर सरकार बदल भी जाती है तो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता है। उसके पीछे कारण ये है कि सबसे पहली चीज अगर देखें तो कितना नजदीक, हमने जैसे पहले ही देखा कि लक्षद्वीप से सिर्फ 70 नॉटिकल माइल दूर है, और जो हमारा दक्षिणी तट है वहां से, भारत से जो मालदीव से सिर्फ 300 नॉटिकल माइल दूर है, तो इतना करीब। और चाइना कहाँ पर है, तो कभी भी जब जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मदद भारत से ही पहुंचेगी। इसीलिए मालदीव में चाहे किसी की भी सरकार रहे, वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये चीजें पता चली थी जब अब्दुल्ला यमीन खुद राष्ट्रपति रहते हुए भी भारत आए थे, यहाँ से भी जो पीएम मोदी हैं वो भी गए थे। तो ये सारी चीजें चलती रहती, द्विपक्षीय चलता रहा उस समय भी। और यहाँ पर दूसरी चीज हो जाती है कि जो भारत और मालदीव के रिश्ते हैं वो सिर्फ एक BRI इनिशिएटिव या वहां पर नेवल बेस बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज पर डिपेंड नहीं करती है। अगर देखें तो टूरिज्म के थ्रू भी मालदीव्स को भारत से बहुत ज्यादा आमदनी होती है। आपदा प्रबंधन के समय हमेशा भारत ही काम आता है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वैसी कुछ बन जाए, परिस्थिति वैसी कुछ बन जाए तो भारत काम आता है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें, वैसे कुछ आफत आई तो सबसे पहले भारत ही पहुंचेगा। ट्रेडिशनली देखें तो जो कल्चरल कांटेक्ट है मालदीव्स का इंडिया का, रिलीजियस कांटेक्ट है, या वहां पर देखेंगे कि कितने लोग मालदीव से भारत में पढ़ने आते हैं, बहुत सारी चीजें, मल्टी डायमेंशनल रिलेशन है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मालदीव्स यहाँ पर भारत को इग्नोर कर ही नहीं सकता है। फिर भी यहाँ पर कैंपेन क्या चला रहे हैं अब्दुल्ला यमीन, इंडिया आउट, भारत को यहाँ से भगाओ, भारत की दखल नहीं चाहिए मालदीव्स में। और ये कैंपेन अब्दुल्ला यमीन चला रहे हैं चाइना की मदद से, क्योंकि उसमें चाहिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उनको जीतना है अगले साल, तो सेंटिमेंट्स वहां पर ऐसे करने होंगे। क्योंकि देखिए ऐसी नहीं है कि उस देश के राजनयिक रिश्ते अगर भारत के साथ अच्छे हैं तो वहां की पूरी जनता भी भारत के सपोर्ट में ही रहती होगी। कुछ जनता ऐसी होगी जो कि भारत के अगेंस्ट में भी होगी, कुछ जनता ऐसी होगी जो कि डिसाइड नहीं कर पा रही होगी जाना किधर है। और ये ऐसी जो जनता होती है कि जो डिसाइड नहीं कर पाती है, उनकी आबादी कुछ ज्यादा ही होती है, और उन्हीं का ब्रेन वॉश करने के चक्कर में यहाँ पर, और उन्हीं के भरोसे अगले साल की इलेक्शन जीतने के चक्कर में अब्दुल्ला यमीन इंडिया आउट का कैंपेन चला रहे हैं कि इनकी हवा अपने तरफ बन गई, हम इलेक्शन जीत जाएंगे। ठीक है। और चाइना इस चीज को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, पूरा चाहे फंडिंग चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, चाहे जो भी चाहिए, तो ये रिजीम वहां पर बदल जाए और उनके फेवर वाली जो सरकार है वहां पर अब्दुल्ला यमीन की बने, इसके लिए चाइना पूरा मेहनत कर रहा है। ठीक है। और यही हवा ये भी है कि चाइना वहां पर पैसे भी दे रहा है, अपनी सीक्रेट सर्विसेज की भी मदद ले रहा है, खुफिया तंत्र की भी। तो ये सारी चीजें, अब ये चीज जैसे ही पता चली कि ऐसा कुछ कैंपेन चल रहा है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, ठीक है, विदेश मंत्री, तुरंत पहुंचे मालदीव्स।
वहाँ पर पूरा सिस्टम सेटल किया, बढ़िया से बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, वहाँ के आम जनता से भी बातचीत हुई, ठीक है। एड्रेस तो करना पड़ता है ना, भाषण तो थोड़ा सा देना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट वगैरह, तभी तो उनका भी माइंडसेट थोड़ा चेंज होगा। तो ये चीजें हुई, ठीक है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भारत और चीन दोनों अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि जो भी सरकार बने, अगर भारत के पक्ष में देखें तो भारत चाह रहा है कि ऐसी सरकार बने जो उनके पक्ष में रहे, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह टाइप, और जो चाइना है वो चाह रहा है कि अब्दुल्ला यमीन आ जाए। तो एक तरह से कहिए कि मालदीव का इलेक्शन ये दो देश परोक्ष रूप से, ठीक है, लड़ रहे हैं। यहाँ पर सामने से तो नहीं लड़ सकते हैं ना, सामने से तो कैसे ही लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये लोग पूरा कोल्ड वार वाले, एकदम शीत युद्ध वाले सिचुएशन में वहां पर कि मेरी पक्ष की सरकार बने तो मेरे पक्ष की सरकार बने। और अभी इसमें देखते हैं, अभी तो इलेक्शन में बहुत टाइम बचा हुआ है, आगे क्या होता है इसके बीच में जो भी जानकारी निकल कर आएगी तो वो हम आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ पर हमारी जो ये डिस्कशन है ये खत्म होती है, और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे और कोई भी वीडियो आप मिस न करें, ठीक है। और ये हमारा आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर पे जो मंथली करंट अफेयर्स है, फ्री रिसोर्सेज में अगर आप देख लेंगे तो वहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी। हमने वहाँ पर बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस भी डाल दिया है, उसके नोट्स भी बन गए हैं, डाले हुए हैं, और भी बहुत सारे फ्री नोट्स हैं वहाँ पर जो आपके काम आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। प्लस वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज है NCERT के और JPSC के, झारखंड के हिसाब से देखें ना कि JPSC, झारखंड के किसी भी एग्जाम के हिसाब से आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि झारखंड के करंट अफेयर्स के भी टेस्ट सीरीज हैं जो कि फ्री में उपलब्ध हैं, ठीक है। तो वहाँ पर पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज बहुत आयत में अवेलेबल हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।